लिन मिंग ने वांग युहान को एक सच्चा सार ध्वनि संचरण भेजा और तेजी से उन सामग्रियों को सूचीबद्ध किया जिनकी उन्हें आवश्यकता थी और उन्हें उन्हें कैसे संसाधित करने की आवश्यकता थी। इनमें से कई सामग्री तैयारी निर्देश अत्यधिक जटिल और विस्तृत थे। हालांकि वांग युहान का शिलालेख तकनीक सीखने का गहरा इतिहास था और उनकी याददाश्त काफी तेज थी। लिन मिंग ने कुछ ऐसी बात कही जो समझ में न आने वाली बकवास की एक अंतहीन श्रृंखला की तरह प्रतीत होगी, लेकिन जटिल सामग्री तैयार करने के लिए आगे बढ़ने से पहले वांग युहान ने केवल सिर हिलाया और कहा, समझ गया। वांग युहान विभिन्न सामग्रियों के प्रसंस्करण में बहुत कुशल थे। हर बार जब कोई वस्तु उसके हाथ से गुजरती थी, तो यह एक जादूगर की तरह होता था जो धुएं और आग के साथ अपना जादू चला रहा था। सामग्री चमकदार रंग में बदल गई और वांग युहान की निपुण और पीली उंगलियों के नीचे ये कठिन प्रक्रिया गुजरते बादलों और बहते पानी की तरह एक सुंदर सौंदर्य बोध से भर गई। प्रसंस्करण सामग्री के संदर्भ में लिन मिंग ने महसूस किया कि इस कार्य में वांग युहान का कौशल उनसे बेहतर था। अधिकांश शिलालेख प्रशिक्षुओं का शिलालेख तकनीकों के साथ पहला संपर्क सामग्री को संभालने और प्रसंस्करण के साथ था, लेकिन लिन मिंग ने वास्तव में इस कदम को छोड़ दिया था और सीधे शीर्ष पर चले गए थे। वांग युहान की सहायता से लिन मिंग की शिलालेख प्रतीक योजना अधिक सुचारू रूप से आगे बढ़ी। लिन मिंग ने ओवरबियरिंग सोल टैक्टिक को घुमाना शुरू किया और उसके हाथ घुमाने पर ठंडे गहरे नीले तरल पदार्थ की एक बूंद हवा में उठी। लिन मिंग ने अपनी उंगलियां हिलाना शुरू कर दिया और वह बूंद आश्चर्यजनक रूप से शानदार इंद्रधनुषी रोशनी की श्रृंखला में बदल गई। जैसे ही पहली नींव रेखा खींची गई, लिन मिंग ने फिर से अपना हाथ लहराया और तरल की दूसरी बूंद ऊपर तैरने लगी। आश्चर्यजनक इंद्रधनुषी रोशनी एक बार फिर चमकी, लेकिन इस बार देखने वालों की आंखों में पहली नींव रेखा की एक फीकी चमक पीछे छूट गई। आश्चर्यजनक रूप से आश्चर्यजनक रन एक के बाद एक हवा में दिखाई दिए, क्योंकि वे लगातार एक दूसरे पर आरोपित थे। ऐसे समय में जब रन हवा में बहते थे और मिश्रित होते थे, लिन मिंग शायद ही कभी असफल होते थे। वांग युहान ने पहले ही सभी सामग्रियों का प्रसंस्करण पूरा कर लिया था, इसलिए वह किनारे पर खड़ी होकर अपनी बड़ी और खूबसूरत आंखों से घूर रही थी। बिना पलके झपकाए वह लिन मिंग की हर हरकत को देख रही थी, कहीं ऐसा न हो कि वह एक भी विवरण चूक जाए। लेकिन वांग युहान के लिए केवल देखकर किसी विदेशी शिलालेख निर्माण विधि को सीखना असंभव था। शिलालेख तकनीक में आत्मिक बल का अत्यंत सूक्ष्म एवं जटिल नियंत्रण शामिल होता था। इतना ही नहीं बल्कि यदि आधार चिन्हों या रेखाओं में एक भी छोटी सी त्रुटि होती तो उसके प्रभाव में व्यापक परिवर्तन आ जाता था। ये विवरण ऐसी चीजें थीं जिन्हें कोई अपनी आंखों से नहीं देख सकता था। वांग युहान स्वाभाविक रूप से इन बातों को समझती थीं, लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि देखने के माध्यम से वह कुछ प्रेरणा प्राप्त करने में सक्षम होंगी। अपने दादा वांग जुआनजी के कौशल में से वह पहले ही वह सब कुछ सीख चुकी थी जो सीखना था। केवल एक ही चीज जो वह उसे नहीं सिखा सका वह उसकी मार्शल आर्ट की कम शिक्षा के कारण थी। हालांकि लिन मिंग की शिलालेख तकनीक अलग थी। यह स्काई फॉर्चून किंगडम से बिल्कुल अलग विचारधारा से था। इसके अलावा यह कहीं अधिक रहस्यमय और गहन तकनीक थी। हालांकि उसने सपने में भी यह सोचने की हिम्मत नहीं की थी कि लिन मिंग उसे ये रहस्यमय शिलालेख तकनीक के तरीके सिखाएगा। फिर भी किनारे से देखने का यह एक दुर्लभ अवसर था। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, वांग युहान तेजी से चौंकने लगा। लिन मिंग अपनी ड्राइंग प्रक्रिया में एक सेकंड के लिए भी नहीं रुके। यह ऐसा था मानो प्रत्येक गतिविधि उसकी सबसे बुनियादी प्रवृत्ति से पैदा हुई हो और प्रत्येक गतिविधि उसकी उंगलियों पर और बिना किसी हिचकिचाहट के तरल थी। ये क्रियाएं सरल लग सकती हैं, लेकिन वांग युहान एक विशेषज्ञ थी जो जन्म से ही शिलालेख तकनीकों से अवगत थी और वह बता सकती थी कि लिन मिंग के इन यादृच्छिक चित्रों में आत्मा बल की तीव्रता में 7 या 8 परिवर्तन थे। ये तीव्र परिवर्तन इतने तेज थे कि जब तक कोई व्यक्ति अभ्यास की लंबी और कठिन अवधि से नहीं गुजरता, तब तक उनके लिए शरीर की प्रतिवर्ती स्मृति में इस तरह अंकित होना संभव नहीं था।
जैसे ही 1/4 घंटा बीत गया, वहां पहले से ही कई दर्जन रन थे जो हवा में तैर रहे थे, और जैसे जैसे वे एक दूसरे पर चढ़ते गए, एक जटिल शिलालेख प्रतीक बन गए। आमतौर पर केवल एक वरिष्ठ शिलालेख विशेषज्ञ या यहां तक कि शिलालेख तकनीक का वास्तव में निपुण बुजुर्ग ही इसे बनाने में सक्षम होगा। एक शुरुआती शिलालेख मास्टर के पास ऐसी मांग वाली प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए वास्तविक सार भंडार नहीं था। लेकिन वांग यूहान इस बारे में बहुत आश्चर्यचकित नहीं थे। लिन मिंग की ताकत पहले ही बोन फोजिंग स्टेज की बड़ी सफलता में एक मार्शल कलाकार के दायरे को छू चुकी थी। इस पर विचार करते हुए इतना गाढ़ा और शुद्ध सच्चा सार होना कोई असामान्य बात नहीं थी। 1/4 घंटा बीतने के बाद लिन मिंग के सामने 70 से अधिक प्रतीक जमा हो गए थे। इस समय लिन मिंग ने अंततः अपने हाथ हटा लिए और सभी चमकदार हवाई प्रतीक चमकती रोशनी की किरणों की तरह एक दूसरे पर एकत्रित होने लगे जो एक साथ आ रही थीं। एक संक्षिप्त क्षण के लिए शिलालेख हॉल ऐसा लग रहा था मानो ये कई अद्भुत सितारों से भरा हुआ है, और अंततः वे सभी एक साथ एक ही प्रतीक में मिश्रित हो गए। लिन मिंग ने एक ही स्ट्रोक जोड़ा और शिलालेख प्रतीक एक लौ के आकार के पैटर्न में बदल गया और धीरे से कवच पर एक पंख की तरह गिर गया। जैसे ही प्रतीक ने नीचे छुआ, ची ची ध्वनि के साथ कवच पर एक लौ का निशान दिखाई दिया। इस समय कुछ आश्चर्यजनक घटित हुआ। हल्का सा कंपन हुआ मानो कवच कांप रहा हो, और फिर लौ के निशान को केंद्र में रखते हुए नीले रंग की लहरें फैलने लगीं और बाहर की ओर तरंगित होने लगीं। सादा काला युद्ध कवच धीरे धीरे बर्फीले नीले रंग में बदलने लगा। वांग जुवानजी की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या कोई शिलालेख चिन्ह वास्तव में किसी खजाने का रंग बदल सकता है? अपने जीवनकाल में वांग जुआनजी ने बड़ी संख्या में प्राचीन ग्रंथ पढ़े थे। वह जानता था कि इन ग्रंथों में कुछ शिलालेख प्रतीक थे क्योंकि उनमें 5 तत्वों में से एक के प्रति समृद्ध, मजबूत शक्ति और आत्मीयता थी। एक बार जब उस शिलालेख प्रतीक को खजाने पर रखा गया तो वह अपना रंग बदल सकता था। उदाहरण के लिए, एक अग्नि विशेषता शिलालेख के कारण खजाना लाल हो सकता है। एक बर्फ विशेषता शिलालेख के कारण खजाना बर्फीला नीला हो सकता है, और एक धातु आत्मीयता शिलालेख के कारण खजाना चमक सकता है। हालांकि ये केवल अभिलेख थे जो प्राचीन ग्रंथों में थे, क्योंकि स्काई फॉर्चून किंगडम की शिलालेख तकनीक सीमित थी। हालांकि कुछ शिलालेख प्रतीक थे जिनमें मौलिक शक्ति का संकेत था, जैसे वाटर पार्टिंग सिंबल या गोल्ड बेल सिंबल। वांग जुआनजी ने कभी भी ऐसे शिलालेख प्रतीक के बारे में नहीं सुना था। किसी खजाने का रंग बदल सकता है। आज वह पहली बार ऐसा चमत्कार देखेगा। मध्यम आयु वर्ग के मार्शल आर्टिस्ट ने केवल ये देखा कि उसका कवच हल्का नीला हो गया था। वह इसका कारण नहीं जानता था या इसका क्या मतलब था। इस समय वांग जुआनजी उत्साह से आगे बढ़े और कवच अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने निर्देश चिन्ह के प्रभाव को महसूस करने के लिए अपने वास्तविक सार को कवच में प्रवाहित होने दिया। इस परीक्षण के साथ वांग जुआनजी ने एक गहरी, अविश्वासपूर्ण सांस ली। वास्तविक सार संग्रहण प्रभाव 30% बढ़ गया था। सामान्य खजाने पर 30% की वृद्धि बहुत प्रभावशाली नहीं थी। हालांकि इस खजाने को थोड़ा नुकसान हुआ था। यदि खजाना पूरी तरह से पूरा होता तो बढ़ी हुई प्रभाव सीमा कम से कम 36% होती। भले ही वांग जुआनजी ने व्यक्तिगत रूप से एक शिलालेख प्रतीक तैयार किया हो और उसे एक निष्कलंक खजाने पर रखा हो, वह जो सबसे अच्छा प्रबंधन कर सकता था वह 42% होगा। 36% से 42% तक केवल 6% की कमी थी। ये लिन मिंग केवल 15 वर्ष का था, लेकिन शिलालेख उपलब्धियों के संदर्भ में उनकी तुलना में, जो लगभग 100 वर्षों तक शिलालेख की कला में डूबे रहे, क्या उनके बीच केवल इतनी छोटी असमानता थी? इससे वांग जुआनजी को गहरी निराशा महसूस हुई। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि लिन मिंग द्वारा बनाए गए इस शिलालेख प्रतीक ने भी स्वचालित रूप से कवच के चारों ओर ठंडी,
सुरक्षात्मक फिल्म की एक बर्फीली परत बनाई थी जो इसकी रक्षात्मक क्षमताओं को बढ़ाने में सक्षम थी। हालांकि वृद्धि बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी एक शिलालेख प्रतीक के लिए दो अलग अलग परिणाम एक साथ उत्पन्न करना अत्यंत दुर्लभ था। स्काई फॉर्चून किंगडम के शिलालेख तकनीकों के स्कूल में 30 से अधिक विभिन्न प्रकार के शिलालेख प्रतीक नहीं थे जो इसे पूरा कर सकते थे, और प्रत्येक का मूल्य 3000 सोने के टन से अधिक था। वह शिलालेख की एक भयानक प्रतिभा थी, साथ ही एक मार्शल इरादे को समझने में भी सक्षम थी। मार्शल आर्ट के दांव के बारे में उनकी धारणा को केवल स्वर्ग विरोधी कहा जा सकता है। उसके एक ही शरीर पर इतने सारे चमकदार आभामंडल केंद्रित थे कि देवताओं को भी ईर्ष्या हो सकती थी। वांग जुआनजी ने कवच को मध्यम आयु वर्ग के मार्शल कलाकार की ओर फेंक दिया और कहा, इसे देखो। मध्यम आयु वर्ग के मार्शल कलाकार ने कवच में अपना असली सार डाला, और एक क्षण बाद एक सुखद आश्चर्य की अभिव्यक्ति उसके चेहरे पर आ गई। कवच के मालिक के रूप में वह स्वाभाविक रूप से अपने कवच की स्थिति से परिचित था। संतुष्ट? वांग जुआनजी ने लापरवाही से पूछा। संतुष्ट, संतुष्ट। मध्यम आयु वर्ग के मार्शल आर्टिस्ट ने तुरंत सिर हिलाया। उसने लिन मिंग की ओर देखा, और इस बार उसकी नजर में सम्मान का स्पर्श था। मध्यम आयु वर्ग का मार्शल कलाकार शिलालेख विशेषज्ञ नहीं था, और उसे शिलालेख तकनीकों के बारे में ज्यादा समझ नहीं थी, इसलिए वह केवल इतना जानता था कि यह युवा लड़का अद्भुत था। लेकिन आश्चर्य की बात है कि किस हद तक उसे इसका स्पष्ट अंदाजा नहीं था। यह राष्ट्रपति वांग का प्रशिक्षु है। एक प्रसिद्ध शिक्षक के पास वास्तव में एक उत्कृष्ट शिष्य होता है। कमाल का, असाधारण। मेरा प्रशिक्षु, वांग जुआनजी ने आत्मग्लानि भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं इतने भयंकर प्रशिक्षु को पढ़ाने में सक्षम नहीं हूं। राष्ट्रपति वांग बहुत विनम्र हैं। हालांकि यह छोटा दोस्त वास्तव में सबसे प्रतिभाशाली युवा शिलालेख मास्टर है जिसे मैंने कभी देखा है। अधेड़ उम्र के आदमी ने चापलूसी के कुछ शब्द कहे। आखिरकार वह बता सकता था कि लिन मिंग अत्यधिक प्रतिभा वाला एक शिलालेख विशेषज्ञ था। उसकी चापलूसी करने से भविष्य में उसे ही फायदा होगा। हालांकि इस बिंदु पर वांग जुआनजी ने धीमे स्वर में कहा, यदि आपके पास और कुछ नहीं है तो आप जा सकते हैं। चापलूसी के आने वाले शब्द जो अधेड़ उम्र का आदमी कहने वाला था, उसके गले में अटक गया। वह लज्जित होकर मुस्कुराया और बोला, तब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैं धन्यवाद देने के लिए किसी और दिन वापस आऊंगा। अधेड़ उम्र का आदमी माफी मांगते हुए मुस्कुराया और फिर चला गया। इस समय वांग जुआनजी बहुत अच्छे मूड में नहीं थे। उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने सभी प्रयासों और देखभाल को वांग युहान में निवेश किया था, इस उम्मीद में कि वह वांग युहान को स्काई फॉर्चून किंगडम के सबसे प्रमुख शिलालेख मास्टर के रूप में विकसित कर सकेंगे। हालांकि वह नहीं जानता था कि यह छोटा लड़का लिन मिंग कहां से आया है। उसे कार्रवाई में देखकर वांग जुआनजी को हार की बड़ी भावना महसूस हुई। वांग युहान की तो बात ही छोड़िए, कुछ वर्षों में वह भी इस असामान्य रूप से शैतान लड़के से आगे निकल सकता है। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा शिलालेख तकनीकों का अध्ययन करने में बिताया था, लेकिन क्या वह वास्तव में प्रतिभा में इतने हीन थे? वांग जुआनजी के दिल में अनिवार्य रूप से ऐसा विचार उत्पन्न हुआ। लिन मिंग को नहीं पता था कि वांग जुआनजी किस तरह के विचारों पर विचार कर रहे थे। उन्होंने थोड़ा आराम किया और फिर दूसरी समस्या का समाधान करने की तैयारी की। दूसरा ग्राहक एक संभ्रांत परिवार का जवान बेटा था, लगभग 20 या 30 साल का। वह पहले से ही लिन मिंग को उसकी अद्भुत शिलालेख तकनीक बुनते हुए देख चुका था, इसलिए लिन मिंग को उसे बुलाते देखने के बाद वह जल्दी से आया और सामग्री का ढेर लगाते हुए अपनी समस्या के बारे में बात की। सामग्रियों के इस ढेर को देखकर लिन मिंग काफी खुश हुए। ये सभी दुर्लभ एवं बहुमूल्य सामग्रियां थीं। अतिथि शिलालेख मास्टर बनने का उनका चुनाव सही था। अभ्यास के लिए उनके पास इतनी सारी दुर्लभ और बहुमूल्य सामग्री होने से उनकी शिलालेख तकनीक तेजी से प्रगति करने में सक्षम होगी। जल्द ही
वह शरीर शिलालेख प्रतीक तैयार करने में सक्षम हो जाएगा। पूरी दोपहर में लिन मिंग ने कई अलग अलग समस्याओं का समाधान किया। हस्तक्षेप करने वाले कारकों से बचने के लिए लिन मिंग को इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन में एक अलग कमरा दिया गया था। सामग्री प्राप्त करने के बाद दरवाजा बंद हो जाएगा और केवल लिन मिंग और वांग यूहान अंदर होंगे। वांग यूहान सामग्री तैयार करने और प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार थे और लिन मिंग फिर शिलालेख प्रतीक तैयार करना शुरू कर देंगे। शिलालेख प्रतीकों को चित्रित करना किसी की आत्मिक शक्ति और सच्चे सार की बहुत खपत करने वाला था। एक निम्न स्तरीय या मध्यवर्ती शिलालेख मास्टर आमतौर पर केवल एक शिलालेख प्रतीक को चित्रित करने के बाद पूरी तरह से थक जाएगा। एक उच्च स्तरीय शिलालेख मास्टर या एक बुजुर्ग शिलालेख मास्टर आमतौर पर 2 से 3 या कभी-कभी 3 से 4 भी बनाने में सक्षम होगा। लेकिन लिन मिंग ने इस एक दोपहर में लगातार 5 अलग अलग शिलालेख प्रतीक तैयार किए थे और अब वह अपना छठा निर्माण करने की भी योजना बना रहा था। इससे पहले से ही आशंकित वांग यूहान की चिंता और भी बढ़ गई। वह केवल सामग्रियों को संभालने के लिए जिम्मेदार थी और वह अपने वास्तविक सार भंडार पर पर्याप्त कर लगा रही थी। इससे उसे कमजोरी महसूस होने लगी। लेकिन यह लिन मिंग साथी सिर्फ एक अथक मशीन था। वास्तव में प्रत्येक शिलालेख प्रतीक चित्रण पूरा होने के बाद लिन मिंग की खपत की दर बहुत अधिक थी। हर एक के बाद वह अपनी खोई हुई आत्मिक शक्ति को पोषित करने के लिए ओवरबियरिंग सोल टैक्टिक की परिक्रमा करना शुरू कर देगा और वह अपने वास्तविक सार को पूरक करने के लिए ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला की भी परिक्रमा करेगा। अपनी शुद्ध आत्मिक शक्ति और सच्चे सार के गहरे भंडार पर भरोसा करते हुए लिन मिंग पूरी दोपहर तक लगातार बने रहने में सक्षम थे। इस समयावधि के दौरान वह कई बार अपनी क्षमता की सीमा तक पहुंचे। लेकिन यह भी अभ्यास का एक तरीका था। सीमा तक धकेले बिना प्रगति करना कठिन होगा। जब उसका वास्तविक सार पूर्ण उपभोग के करीब पहुंच गया तो लिन मिंग ने कभी भी खुद को एक सच्चे सार पत्थर को बाहर निकालने और फिर ईथर मार्शल इरादे की स्थिति में प्रवेश करने के लिए मना नहीं किया। ईथर मार्शल इरादे की स्थिति के तहत लिन मिंग के शरीर में वास्तविक सार स्वचालित रूप से सामान्य से कई गुना तेज गति से घूमेगा, परिसंचरण के लगभग सही पथ के साथ। इस साधना अवस्था में उनकी उन्नति बहुत तेजी से हुई। धीरे धीरे सूर्य पश्चिमी क्षितिज से नीचे गिरने लगा। कमरे में एक बार झांकने वाली रोशनी कम होने लगी। वांग यूहान ने दीप जलाया। ये देखकर कि लिन मिंग अभी भी ध्यान में बैठा था और अपनी सांसों को नियंत्रित कर रहा था, वह कई बार झिझकी जब उसने इस बात पर बहस की कि उसे परेशान किया जाए या नहीं। थोड़ी देर के बाद वांग यूहान इसे सहन नहीं कर सकी और उसने अंततः कहा, मिस्टर लिन, हमें खाना खाना चाहिए। ओह हाँ, बिल्कुल, आप पहले खाएं। बस मेरे लिए कुछ अच्छा लेकर आओ। मैंने अपनी स्थिति को समायोजित करने का काम लगभग पूरा कर लिया है और फिर मैं सबसे पहले इस शिलालेख प्रतीक का चित्रण पूरा करूंगा। एक और चित्र बना रहे हैं। वांग यूहान के पास शब्द नहीं थे। ये 7वां होगा। दोपहर में 7 शिलालेख प्रतीकों को तैयार करना, और केवल इतना ही नहीं, बल्कि प्रत्येक बहुत जटिल था, जिसमें दर्जनों प्रतीक और रेखाएं थीं जिन्हें एक साथ मिलाने की आवश्यकता थी। यहां तक कि एक शीर्ष स्तरीय शिलालेख मास्टर भी इस तरह से बने रहने में सक्षम नहीं होगा। काम वांग यूहान ने अब अपनी तुलना लिन मिंग से नहीं की, बल्कि लिन मिंग को अपने दादा के समान चरित्र के स्तर पर रखा। अपना सिर हिलाते हुए वांग यूहान रात का खाना खाने के लिए नीचे चली गईं। रात का खाना खाने के बाद वह वापस आई और निश्चित रूप से लिन मिंग ने पहले ही 7वें शिलालेख का प्रतीक बनाना शुरू कर दिया था और लगभग आधा काम पूरा कर लिया था। वांग यूहान एक तरफ चली गई और खाने की थाली जो वह लेकर आई थी उसे नीचे रख दिया। वह चुपचाप लिन मिंग की हर गतिविधि को देखती थी, उन्हें गंभीरता से याद करती थी और कभी कभी वह अवचेतन रूप से अपना हाथ भी बढ़ाती थी और लिन मिंग की गतिविधियों का अनुसरण करती थी।
हालांकि वह जानती थी कि भले ही उसने इन गतिविधियों की नकल की हो, लेकिन उनके भीतर के गहरे रहस्यों को समझने में कोई फायदा नहीं होगा। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, वांग यूहान ने उन भव्य और शानदार शिलालेख पंक्तियों को देखा और फिर लिन मिंग की ओर रुख किया। उसने देखा कि उसकी उंगलियां हवा में नाच रही थीं और टिमटिमाती रोशनी सच्चे सार पर उसके अतुलनीय सहज नियंत्रण का अनुसरण कर रही थी। उसने उसके चेहरे को धंकने वाली पसीने की बारीक बूंदें और उसकी अतुलनीय रूप से केंद्रित अभिव्यक्ति भी देखी। धीरे धीरे वांग यूहान ने ऐसी स्थिति में प्रवेश किया जैसे वह किसी समाधि में खो गई हो। उसकी दृष्टि अनजाने में लिन मिंग के चेहरे से उसकी उंगलियों पर और फिर वापस आ गई। उस पल उसे लगा जैसे वह युवा लड़के के समर्पित फोकस से संक्रमित हो गई है। वांग यूहान आखिरकार अपनी उलझन से बाहर आ गई क्योंकि लिन मिंग ने हल्का फुल्का मोह छोड़ दिया। आवाज, कई दर्जन शिलालेख प्रतीक और रेखाएं एक में सिमटने लगीं, और प्रकाश की उस चमक के साथ वांग यूहान अपना संयम वापस पाने में कामयाब रही। वह कुछ घबराई हुई थी और उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया था। 7वां, लिन मिंग ने एक लंबी सांस ली और पूरी तरह से वापस अपनी कुर्सी पर गिर पड़े। अब उसमें उंगली हिलाने की भी ताकत नहीं बची थी। मिस्टर लिन, खाना ठंडा हो रहा है। ओह, लिन मिंग ने खुद को आगे बढ़ाया और भोजन की थाली प्राप्त की। खाते समय उसने बड़े बड़े कौर निगले। वांग यूहान किनारे पर कुछ तंग बैठा था, चुपचाप कमरे में लगे घंटे के शीशे की ओर देख रहा था, रेत को कण दर कण गिरते हुए देख रहा था। नींव की रेखाओं में रॉक पैटर्न बनाते समय एक तय आकार की संरचना जोड़ना बेहतर होता है। लिन मिंग ने अपना आधा भोजन खत्म करने के बाद बिना सोचे समझे टिप्पणी की। वांग यूहान थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर उसे बहुत खुशी महसूस हुई और उसके बाद अत्यधिक उल्लास हुआ। लिन मिंग उसे शिलालेख तकनीक सिखा रही थी। इस प्रकार की शिलालेख तकनीक स्काई फॉर्चून किंगडम की सीमाओं से परे थी, और इसके अलावा इसकी उत्कृष्टता और सूक्ष्मता की डिग्री किसी भी चीज से कहीं अधिक थी जिसे स्काई फॉर्चून किंगडम स्कूल कभी भी हासिल करने की उम्मीद कर सकता था। अब तक लिन मिंग को अपना कुछ वास्तविक सार वापस मिल गया था। उन्होंने तुरंत हवा में एक रॉक रेखा पैटर्न बनाया, अपनी गति को जितना संभव हो उतना धीमा कर दिया ताकि वांग यूहान को आत्मा की शक्ति में बदलावों को स्पष्ट रूप से देखने का समय मिल सके। विशेष रूप से उस मुड़े हुए पैटर्न को बनाते समय उसने गति को न्यूनतम तक कम कर दिया। लिन मिंग को पता था कि वांग यूहान के सहायक के रूप में सेवा करने के अनुरोध के पीछे ड्राइविंग कारण क्या था। वो पूरी दोपहर उसके साथ रही, बहुत मदद की और अपना असली सार और आत्मबल भी खूब खर्च किया। फिर भी जो चीजें वह सीख सकी वे बेहद सीमित थीं। वह एक लड़की थी जो इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन के अध्यक्ष की प्यारी पोती भी थी। इतनी गौरवान्वित लड़की ने वास्तव में आज दोपहर के लिए उनकी सहायक के रूप में कार्य करने के लिए अपना संकोच छोड़ दिया था। यदि लिन मिंग ने एहसान नहीं लौटाया होता तो उसे अपने बारे में बुरा महसूस होता। इसलिए खाना खाने के दौरान मिले खाली समय में लिन मिंग ने वांग यूहान को लगातार कई बुनियादी पंक्तियां सिखाईं। हालांकि इन बुनियादी आधार रेखाओं को सीखना किसी भी प्रकार के व्यवहारिक अनुप्रयोग में उनका उपयोग करने में सक्षम होने से बहुत दूर था। लिन मिंग का मानना था कि शिलालेख के प्रति वांग यूहान की योग्यता के साथ साथ शिलालेख तकनीक की अधिक से अधिक ऊंचाइयों की ओर प्रयास करने के उनके निरंतर प्रयासों के साथ वह ऐसा करेगी। मैं अनिवार्य रूप से भविष्य में इससे काफी प्रेरणा प्राप्त करने में सक्षम होऊंगा। धन्यवाद, मिस्टर लिन, वांग यूहान ने हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा। इसके बजाय मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। क्या मिस्टर लिन कल वापस आएंगे? कल, मम्मर, मुझे दोपहर में किसी समय वापस आना चाहिए। सुबह मुझे 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में अभ्यास करना है। मुख्य शिष्य परीक्षण के कारण 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस ने वादा किया था कि लिन मिंग पूरे 10 दिनों के लिए 7 प्रमुख हत्या सरणियों का उपयोग करने में सक्षम होंगे। 7 प्रमुख हत्या समूहों में समय अत्यंत मूल्यवान था,
यदि वह इसका उपयोग नहीं करता तो यह बर्बादी होगी, क्योंकि वह इसके बजाय शिलालेख तकनीकों का अभ्यास कर रहा था। क्या मैं कल के लिए आपका सहायक भी बन सकता हूं? वांग यूहान ने प्रत्याशा से पूछा। लिन मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक आप कर सकते हैं। उस शाम लिन मिंग 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस लौट आए और आज अभ्यास करके उन्होंने जो सीखा था उसे पचाना शुरू कर दिया। दोपहर में लिन मिंग ने कुल 7 शिलालेख प्रतीकों को तैयार करने में 3.5 घंटे बिताए थे। इन शिलालेखों की सभी सामग्रियां बहुमूल्य थीं। लिन मिंग ने शिलालेख प्रतीकों को तैयार करने में कई गलतियां की, जिसके कारण कुछ सामग्री बर्बाद हो गई। हालांकि उन्हें अभी तक ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था जिसमें शिलालेख प्रतीक नियंत्रण से बाहर हो जाए और फिर विस्फोट के साथ ढह जाए। जब तक पूरी चीज एक तेज विस्फोट में नीचे नहीं गिरती, कुछ त्रुटियों को सहन किया जा सकता था। इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन के नियमों के अनुसार ग्राहकों को सामग्री के साथ इनाम का भुगतान करना पड़ता था। सेवा की कुल कीमत उपयोग की गई सामग्रियों की तुलना में दोगुनी थी। कभी कभी उन्हें प्रदान की गई सेवाओं के लिए कुछ शुल्क का भुगतान भी करना पड़ता था। जो सामग्रियां बची थीं, उनमें से 60% अतिथि शिलालेख मास्टर के पास चली गईं और 40% शिलालेख एसोसिएशन के पास चली गईं। लिन मिंग ने कुछ सामग्रियां ली जिन्हें वह अपने लिए उपयोग कर सकते थे और बाकी को इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन के साथ अंकों के लिए बदल दिया। जिस दर से मैं अंक अर्जित कर रहा हूं, शायद अगले 10 दिनों के बाद मेरे पास शिलालेख एसोसिएशन से कुछ आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए पर्याप्त अंक होंगे। जहां तक दुर्लभ सामग्रियों का सवाल है, मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मेरी शिलालेख तकनीक में और सुधार नहीं हो जाता, और उसके बाद ही मुझे उन्हें प्राप्त करने का मौका मिलेगा। उन 2 बॉडी शिलालेख प्रतीकों के लिए सामग्री एकत्र करना बहुत कठिन है। अंक अर्जित करने की प्रक्रिया के माध्यम से मैं खेती भी कर सकता हूं। मैं लगातार शिलालेख प्रतीक बना रहा हूं और कई अलग अलग प्रकार की सामग्रियों का उपयोग कर रहा हूं। न केवल मेरी शिलालेख तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है, बल्कि मेरी आत्मिक शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ रही है। ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला में भी सुधार हो रहा है। मैं महसूस कर सकता हूं कि मैं दूसरी परत की छोटी सफलता के चरण के करीब पहुंच रहा हूं। मैंने वास्तव में नहीं सोचा था कि मैं एक ही तरीके से इतनी सारी चीजों का अभ्यास कर सकता हूं। सच्चे सार पत्थरों की मेरी खपत वास्तव में तेज है। केवल एक दिन में मैं 3 का उपयोग कर चुका हूं। ये तो बस पैसा बर्बाद करना है। स्काई फॉर्चून किंगडम में सच्चे सार वाले पत्थर उनकी शुद्धता की डिग्री के अनुसार 500 सोने के टन से लेकर 1000 सोने के टन के बीच होते थे। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस ने अपने शिष्यों को जो असली सार पत्थर सौंपे थे, वे शायद 500 सोने के टन के सबसे घटिया पत्थर थे। लेकिन क्राउन प्रिंस ने लिन मिंग को जो 100 से अधिक सच्चे सार पत्थर उपहार में दिए थे, वे वास्तव में चमकदार शीर्ष श्रेणी के शुद्ध सार पत्थर थे, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 1000 सोने के टन था। स्काई फॉर्चून किंगडम में सच्चे सार वाले पत्थर बहुत दुर्लभ थे। उनमें से भारी मात्रा में ढूंढना बेहद कठिन था। बदले में सोने के बदले सच्चे सार वाले पत्थरों का व्यापार करना कठिन था। यहां तक कि धनी कुलीन परिवारों के लिए भी इतनी महंगी कीमत वहन करना मुश्किल होगा। 4 या 5 सच्चे सार वाले पत्थर एक साथ एक खजाने के बराबर थे। लिन मिंग के पास 200 से अधिक असली सार पत्थर थे और वह हर दिन उनका उपयोग ऐसे करता था जैसे वह कैंडी खा रहा हो। पूरे स्काई फॉर्चून सिटी में ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो उसके जैसा करने में सक्षम थे। मैं संभवतः 2 महीनों में मेरे पास मौजूद असली सार पत्थरों का उपयोग कर लूंगा। मुझे उन्हें खरीदने में क्राउन प्रिंस की मदद लेनी होगी। कम से कम मैं सिर्फ पैसे की प्रतिपूर्ति करूंगा। अतिथि शिलालेख मास्टर बनने के बाद लिन मिंग ने खेती करने का एक तरीका खोजा जो पैसे कमाने में भी सक्षम था। उन्होंने अनुमान लगाया कि 1 महीने में वह बिना किसी समस्या के 200,000 से अधिक सोने की टनल बनाने में सक्षम होंगे। निस्संदेह
यह इस आधार पर था कि वहां काफी समृद्ध मार्शल कलाकार थे जो उसकी सेवाएं चाह रहे थे। एक सामान्य अतिथि शिलालेख मास्टर हर दिन 1 या 2 कार्य करने में सक्षम होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि भले ही वे और अधिक करना जारी रख सकें, लेकिन वे ऐसा करने के लिए इष्टतम स्थिति में नहीं होंगे, और एक सही शिलालेख प्रतीक बनाना मुश्किल होगा और इस प्रकार उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। ये शिलालेख स्वामी आमतौर पर हर महीने 20 दिन काम करते थे। अंत में 20 या 30 हजार टन सोना बनाना एक अच्छा परिणाम था, यह मानते हुए कि वे असफल नहीं हुए। लेकिन लिन मिंग दिन में 7 या 8 बार शिलालेख चिन्ह बनाने में सक्षम थे। एक महीने में वह पूरे 30 दिन काम कर सकता था। वह तो बस प्रकृति का एक सनकी था। स्नान करने के बाद लिन मिंग बाथटब में रुके और ईथर मार्शल इरादे की स्थिति में प्रवेश कर गए। उसने अपने शरीर में सच्चे सार को अपने आप घूमने दिया क्योंकि वह अपने परिसंचरण के सही मार्ग का अनुसरण कर रहा था। इस तरह लिन मिंग 2 घंटे तक बैठे रहे। क्योंकि वास्तविक सार का संचार तेज गति से जारी रहा, टब में पानी गर्म होने लगा और सफेद कोहरा छाने लगा। जल्द ही पूरा बाथरूम जलवाष्प के घने बादल से भर गया। हर बार जब लिन मिंग ने एक सांस छोड़ी, तो उसकी सांस ने हवा में एक भंवर पैदा कर दिया। आधी रात को लिन मिंग अपने अलौकिक मार्शल इरादे की स्थिति से जाग गए। उनके शरीर में अनगिनत छोटी इकाइयां हलचल करने लगीं, और स्पंदनशील सच्चा सार उनके शरीर से एक तेज ज्वार की तरह बह निकला। कमरे में धुंध अचानक गायब हो गई। हालांकि कमरे में काफी समय से धुंध छाई हुई थी, इसलिए पूरा कमरा गीला हो रहा था और यहां तक कि लिन मिंग के कपड़े भी भीग गए थे। जैसे ही वह स्नान करके खड़ा हुआ, लिन मिंग की नजर अनजाने में बैंगनी सोने के लचीले कवच पर पड़ी जो क्राउन प्रिंस ने उसे उपहार में दिया था। एक नजर से लिन मिंग अचानक ठिठक गए। ये है। लिन मिंग ने पर्पल गोल्ड फ्लेक्सिबल कवच हासिल कर लिया। उसने चौंककर इसे देखा और उसके दिल में एक बड़ा झटका महसूस हुआ। उस शिखर हॉटियन मास्टर का रक्त प्रतीक, जो उसने अपने रक्त सार से बनाया था, कैसे गायब हो गया। आज वह इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन में गए थे। सुरक्षा चिंताओं के लिए लिन मिंग ने पर्पल गोल्ड फ्लेक्सिबल कवच पहना था। तब तो ठीक था, लेकिन नहाने के बाद उसे पता चला कि खून का निशान गायब हो गया है। यह कहना अधिक सटीक होगा कि अधिकांश रक्त प्रतीक गायब हो गए थे। रक्त चिन्ह का एक छोटा सा कोना अभी भी बचा हुआ था, लेकिन वह भी पहले से ही पूरी तरह से धुंधला हो चुका था। यह अस्पष्ट एहसास पानी से भीगी हुई स्याही के समान था। क्या ऐसा हो सकता है कि स्नान से निकली धुंध ने रक्त प्रतीक में घुसपैठ कर उसे बर्बाद कर दिया हो? यदि ऐसा है, तो वह चरम हॉटियन मास्टर बहुत ही भयानक और अविश्वसनीय था। या क्या क्राउन प्रिंस को धोखा दिया गया था? क्या यह लचीला कवच ही नकली था? नहीं, यह सही नहीं हो सकता। जब क्राउन प्रिंस ने उसे यह कवच दिया था, तो उसने व्यक्तिगत रूप से अपनी आत्मिक शक्ति से इसे साबित किया था, और वास्तव में पाया था कि इसमें एक दुर्जेय स्वामी का महत्वपूर्ण रक्तसार शामिल था। इसके अलावा इसे लचीले कवच में अत्यंत उत्कृष्ट तकनीक के साथ लिखा गया था। इसे भेद कर और पहले ही खजाने का हिस्सा बन चुका था। वह खून का चिन्ह बिल्कुल उस शिलालेख के चिन्ह जैसा था जो किसी खजाने पर लगा हुआ था। केवल किसी प्रकार की विशेष विधि का उपयोग करके, उदाहरण के लिए एक कीमियागर द्वारा इसे जलाने के लिए आग का उपयोग करना, या लिन मिंग की तरह रेशम की तरह प्रवाह तकनीक का उपयोग करके कोई इसे हटा सकता है। अन्यथा खजाने को पूरी तरह से नष्ट किए बिना इसे अलग करना मूल रूप से असंभव था। तो आखिर क्या हुआ था?